हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैं वीडियो अपलोड कर रहा था बट हमारी जितने भी स्टूडेंट है ना, सर जैव प्रक्रम पढ़ाइए, सर बायोलॉजी पढ़ाइए, सर फुल चैप्टर इन वन वीडियो में पढ़ाइए। तो आज आप लोगों का है क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम। टारगेट आपका 90+ है। मैं आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। फुल चैप्टर इन वन वीडियो, ये मैं आपको फुल चैप्टर इन वन वीडियो में देने वाला हूँ, पूरा अध्याय एक ही वीडियो में। और इसमें ऐसे ऐसे टॉपिक है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा हिट करते हैं, जैसे पाचन तंत्र। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा आपका है श्वसन तंत्र। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले, बहुत सारे टॉपिक है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय की संरचना, अमीबा में जनन पोषण, ठीक है। तो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कर दो लाइक, और इस वीडियो को आपको कम से कम 20,000 लाइक तक ले जाना है, क्योंकि आप लोगों को इतना करना पड़ेगा, क्योंकि इतना मेहनत अगर मैं कर रहा हूं ना, तो आपको इसको सफल करने के लिए यार प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। देखो मैं आपको जैव प्रक्रम पहले समझाता हूं होता क्या है। देखो जैव प्रक्रम जैसे है, तो जैव प्रक्रम वे सभी जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, ठीक है। अब यहां आप एक चीज और लिख सकते हो, वे सभी प्रक्रम, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, वही आपकी जैव प्रक्रम कहलाता है। ये भी एक आपकी परिभाषा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फर्स्ट तो डिफिनेशन आपका ये हो गया कि जैव प्रक्रम होता क्या है। सेकंड आप कह सकते हो कि वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। जैसे समझो, अब जीव को जीवित रहने के लिए क्या सक्षम होना चाहिए, क्या कार्य होना चाहिए, क्योंकि शरीर है, पूरा शरीर में अगर एक काम रुक जाए, सांस लेना, तो पूरा आपका बेकार है पूरा शरीर। तो ऐसे ही वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। आपके रक्षण का कार्य करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, वही आपका जैव प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लो, एग्जाम्पल है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, ओके, परिवहन, ये सारी होती हैं आपके इनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं जैव प्रक्रम के, ओके। और आपको और आगे अच्छे से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पूरा डिटेल में। एंड अब आप लोग समझो एक चीज, उपापचयी क्रियाएं क्या हैं एंड अपचयी क्रियाएं क्या हैं। तो उपापचयी क्रिया और अपचयी क्रिया दोनों समझ लो, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझा देता हूं। देखो उपचयी क्रिया, देखो वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, जैसे जो जटिल, देखो वे क्रियाएं जिनमें जो आपका उपापचयी क्रियाएं हैं सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थ, यहां आप कर लो जटिल नहीं, ये सरल है, ठीक है, सॉरी सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है, उपचयी क्रिया कहलाती है, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब ये आपको मेन समझना है कि ये सरल से जटिल करती हैं कौन, उपापचयी क्रियाएं, और जो आपकी अपचयी क्रियाएं हैं ये जटिल से सरल करती हैं। इतना आप याद रखना, ये जटिल से सरल करती हैं, ये सरल से जटिल करती हैं, ठीक है। तो वे क्रियाएं जिनमें सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण होता है उपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो, जैसे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, अपचयी क्रिया, वे क्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में विखंडित हो जाता है, अपचयी क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब विखंडित होने का अर्थ है टूट जाता है, तो वो आपका अपचयी क्रिया कहलाती है। जैसे श्वसन और पाचन में, जैसा आप किसी भी चीज को खाते हो तो वो जटिल होती हैं, लेकिन अंदर जब पहुंच जाती हैं ना तो वो सरल हो जाती हैं, ठीक है। पाचन देखो नीचे जगह नहीं है, इसलिए थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है। अभी मैं आपको और आगे बहुत अच्छे से समझाऊंगा नोट्स की तरह। तो ये आपको दोनों समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको ये चीजें अगर समझ में, बेसिक चीजें समझ में आ गई तो आगे भी समझ में आ जाएगा।
अब आगे देखो, विकास की दृष्टि से मानव सर्वाधिक विकसित प्राणी है जिसके शरीर में निम्नलिखित प्रमुख अंग हैं, मतलब अंग हैं, अंग तंत्र हैं। देखो पहला है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, पाचन तंत्र। दूसरा है श्वसन तंत्र। तीसरा है, दूसरे कलर से लिखते हैं, परिसंचरण तंत्र। चौथा है उत्सर्जन तंत्र। ओके, तो ये चार चीजें हैं जो कि इसमें से अगर बताया जाए आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए वीआईएमपी है, हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उत्सर्जन तंत्र वीआईएमपी है, ये दोनों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके लिए आईएमपी है, जो कि मैं सबको, ये भी आपके लिए आईएमपी है। इन सबको पढ़ाने वाला हूँ, ये चारों आपके 7-7 नंबर में पूछे जाए, इन चारों में से एक ना एक जरूर आएगा। मैं 100% अभी लिख कर दे देता हूँ स्टाम्प पर, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को इन सबको पढ़ाने वाला हूँ, सब कुछ पूरा इसी चैप्टर में। तो चलो फिर हम लोग सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं और आगे अगला टॉपिक देखते हैं। टॉपिक है बायोलॉजी का है, जो कि नाम है पोषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि आज हम लोग पोषण के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। पोषण होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल, सब कुछ। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। देखो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोषण क्या होता है। देखो समझना स्टार्ट से, वह प्रक्रम, मतलब ये जैव प्रक्रम चैप्टर से है, वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां, जो जीवधारियां होती हैं, जैसे आपके कोई भी जीवधारी, जैसे हम लोग भी हैं, एंड कीड़े मकोड़े हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, सब कुछ अपने पर्यावरण से, जो आपका पूरा पर्यावरण है, जो आपको चारों तरफ से घेरे हुए हैं, ठीक है, पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब पोषण को अपने अंदर ले जाते हैं, मतलब खाते हैं। पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। क्या दिक्कत है, पोषण आपको समझ में आ गया, नोट कर लो, बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में लिखा है, बहुत अच्छे से ढूंढा है कई बार, ठीक है, अच्छे से सबको मिलाकर अच्छे से लिखा है। देखो वह प्रक्रम जिसमें जीवधारियां के अंतर्गत सब कुछ आ जाता है, अपने पर्यावरण में चाहे जो चीजें हो, चाहे जो जीव हो, वो सब आ जाते हैं। से अपना, जैसे जीवधारियां अपने पर्यावरण से पोषकों का अंतर्ग्रहण करते हैं, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण, जो पचे भोजन है उसका अवशोषण एवं जो आपका शरीर है उसके द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करता है, एंड पोषण कहलाता है। पोषण तो बिल्कुल समझ में आ गया। पोषण अगर आपसे कोई पूछे क्या है तो आप लोग इसे नोट कर लो, या फिर आप लोग ले सकते हो स्क्रीनशॉट और फिर आप उन्हें समझा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम लोग समझेंगे पोषण के प्रकार। पोषण आपके मेनली 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं, एक आपके होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक होते हैं स्वपोषी पोषण। क्या होते हैं, स्वपोषी पोषण, ओके, एंड एक होते हैं दूसरा जो है ना, वो क्या है, सभी लोग जानते हो ऑलरेडी, बट मैं आपको बता देता हूं। दूसरा है विषमपोषी पोषण, पोषी पोषण, ठीक है, ये विषमपोषी पोषण। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है, मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विषमपोषी पोषण, एक स्वपोषी पोषण, ये दोनों आपके इसके टाइप्स हैं, यानी कि प्रकार हैं। अब इन दोनों के बारे में समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपसे स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण अलग उत्तरीय में अलग दे देता है, और सेकंड मैटर आपसे इसके अंतर पूछ लेते हैं, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है। तो यहाँ मैं आपको एग्जाम्पल और परिभाषा बताऊंगा, तो यहाँ से 2-3 आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर मैं आपको बाद में इसका अंतर भी समझा दूंगा अदर वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ आप पूरा डिटेल में पोषण को समझ लो। देखो पोषण जो है ना, पोषण के बारे में मैं आपको सबसे पहले स्वपोषी पोषण के बारे में समझाता हूँ। स्व मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, यानी कि पोषण है स्व। अब देखो, ऐसे जीव जंतु जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। मतलब ऐसे जीव जंतु जो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं। जैसे कि अगर
खेत से इन्हें लाना है, ठीक है, किसी जीव को खाना है, ऐसा नहीं, वो अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे, जैसे ये सारे जीव जैसे अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं पर्यावरण में, ठीक है, जल है, कार्बन, सूर्य की प्रकाश से कुछ करेंगे, ठीक है, सब कुछ मिलाकर वो अपना भोजन अच्छे से बना लेते हैं और पार्टी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव जो अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक भी पॉइंट मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूं। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के अंतर्गत यही है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे प्रकाश संश्लेषण से पेड़ पौधे अपने कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का प्रयोग करते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं। तो पेड़ पौधे जो है ना वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में अपना भोजन बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के रूप में जब अपना भोजन बनाएंगे तो वही वो उसे खाते हैं। ओके, तो यहाँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि पेड़ पौधे अपना भोजन किसके रूप में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट द्वारा, बट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पेड़ पौधे हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। तो यहाँ आपको स्वपोषी पोषण के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया, एग्जाम्पल भी और उसका डिफिनेशन भी। अब हम लोग देखेंगे विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण क्या है? विषमपोषी पोषण ऐसे जीव होते हैं जो विषमपोषी पोषण होते हैं, वो एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, मतलब अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश से, वाटर से, और सब कुछ मिला के प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। बट जो विषमपोषी पोषण होते हैं वो क्या होते हैं, जो अपना भोजन, अपना, यहां भोजन लिख दो, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ओके, एंड बल्कि वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं। बल्कि वो किस पर? दूसरों पर आश्रित रहते हैं। अब देखो, जैसे वो दूसरों पर आश्रित रहते हैं तो ये विषमपोषी पोषण है। ठीक है, ये विषमपोषी पोषण है। अब एग्जाम्पल है मनुष्य, कवक, जीवाणु। मनुष्य भी दूसरे पर आश्रित रहता है, वो तो आपको पता ही है। जैसे अगर उनको खेत से या पेड़ पौधों से चावल, गेहूं ये सब ना मिले तो वो अपना भोजन नहीं बना सकते। कुछ जीवों को भी मतलब मनुष्य ईटिंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि मनुष्य भी दूसरे पर आश्रित है, कवक, जीवाणु ये सब दूसरे पर आश्रित है। और यहाँ पोषण क्या है ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ये भी आपको समझ में आ गए। इसके एग्जाम्पल्स जो थे, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब हम लोग देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे दीर्घोत्तरीय या लघुत्तरीय में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इस को नोट कर लेना, याद कर लेना, थोड़ा सा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी का सबसे वीआईएमपी टॉपिक है भाई पाचन तंत्र। ओके, 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एंड एक और है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसलिए आप लोग इस सब वीडियो को आप लोग अच्छे से समझो। मैं आपको सब कुछ समझाने वाला, चित्र है, इनके सारे भाग हैं, देख लो, सब कुछ मैं भाग समझाने वाला हूं। लेकिन आपको करना क्या है, लास्ट तक देखना है। सबसे पहले आप समझो पाचन तंत्र होता क्या है, फिर मैं आपको सब कुछ समझाता हूं चित्र के साथ। देखो, जो पाचन तंत्र होता है वो क्या होता है, जैसे संयुक्त अघुलनशील भोज्य पदार्थों का सरल, घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। अब ये क्या मतलब, समझो, संयुक्त अघुलनशील भोज्य कणों का सरल या फिर घुलनशील व अवशोषण योग्य परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। सबसे पहले समझो, संयुक्त या अघुलनशील, जो पदार्थ अघुलनशील है, घुलनशील योग्य नहीं है, भोज्य पदार्थ के कण है, जैसे कोई कण है और मतलब या फिर किसी चीज को आप खाते हो तो उसको, किसी अघुलनशील चीज को खाते हो तो उसको घुलनशील के योग्य बनाता है, यानी कि पाचन करता है, उसका डाइजेस्ट करता है और उसको एक घुलनशील के योग्य बना देता है, मतलब उसको घुलने के योग्य बना देता है। जब वो घुलता है तभी आपके अंदर पाचन होता है। ठीक है, एंड जब वो घुलनशील योग्य बना देता है, वो शोषण, अवशोषण का अर्थ है कि जो उसमें अच्छे पदार्थ है उसका अवशोषण कर लेगा और जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर, यानी कि यही सब योग परिवर्तित होना ही पाचन कहलाता है। तो पाचन का अर्थ है कि सीधा पाचन करना और अवशोषण करना, घुलनशील योग्य बनाना, तो यही पाचन है। जैसे किसी का पाचन तंत्र सही नहीं होता तो जैसा खाते हैं वैसा उनका वेस्ट पदार्थ में निकल जाता है। तो ऐसे में वो क्या होता है ना कि उनके कभी शरीर बनता नहीं, कभी शरीर उनका दुबला पतला रहते हैं, तो वही होता है पाचन
कि उनमें जो है ना अघुलनशील भोज्य पदार्थ घुलनशील योग्य नहीं बनता है, मतलब वो जो भोज्य पदार्थ होता है घुलनशील योग्य नहीं बनता, अवशोषण नहीं होता उनके शरीर में, सीधा खाते हैं सीधा वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में यही होता है पाचन तंत्र। अब मैं आपको चित्र समझा देता हूं, चित्र में क्या है कुछ नहीं है। अगर आप इसे बनाना नहीं जानते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना कि आप कैसे बना सकते हो। देखो सबसे पहले एक डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि बनाना मैंने बता दिया है, 2 बार बताया है, अब आप लोग ना देखो तो आप लोगों की गलती है। देखो अब आपका ये है पाचन तंत्र। मैंने एक शरीर बनाया है, आधा शरीर, जो कि इसमें ना लेग है, इसमें कोई लेग नहीं है, अंदर की चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये है एक बढ़िया हेयर कटिंग बाल है, ठीक है, और अच्छा है। एंड ये है मुंह, ये आपका मुंह है जो आपका भोजन को ग्रहण किया जाता है जिसके द्वारा। एंड इसमें बहुत से जो भोजन होते हैं काफी ज्यादा इसमें पाचन हो जाता है। एंड ये है आपका क्या, ये है ग्रसनी जिसके द्वारा भोजन जाती है और इसमें कुछ पाचन नहीं होता, इसके द्वारा केवल भोजन जाती है, एक रास्ता है और रास्ते में ऐसे केवल जाती है भोजन। एंड ये है पित्ताशय, ये अंदर जो बना हुआ है ये पत्ती के टाइप का ये पित्ताशय है। एंड ये जो है ये चीज ये है लीवर, क्या है लीवर, ओके, ये क्या है लीवर। एंड ये है ये आपका बड़ी आंत, एंड ये छोटी आंत, और ये है गुदा द्वार, ठीक है, जिसके द्वारा वेस्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ये है गुदा द्वार। अब आपको चित्र में क्या नहीं समझ में आया, सबसे पहले आपको चित्र बनाना आना चाहिए, वरना आप कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक आपको चित्र बनाना नहीं आएगा। और चित्र बनाना आप जान गए तो इसमें क्या है, आप जानते हो कि मुख यहाँ होता है, पित्ताशय आप यहाँ जान लो लीवर के अंदर होता है, तो लीवर के अंदर होता है यानी कि लीवर होता है, ये आपका लीवर है। एंड ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, ये ग्रसनी, ये गुदा द्वार। तो ऐसे में चित्र तो काफी इजी होता है, लेकिन अगर आपसे कहे 2 नंबर में आए, कहे पाचन तंत्र केवल बताइए, तो पाचन तंत्र में केवल इतना ही बताना है जितना मैंने बना दिया है, इतना ही आपको डिस्कस करना है, इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पाचन तंत्र में इतना है, और अगर आपको पूरा पाचन के बारे में कहे 7 नंबर में, तो आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आपको यहां तक चित्र समझ में आया, पाचन होता क्या है ये समझ में आ गया। अब सबसे पहला टॉपिक समझो मुख। सबसे पहला टॉपिक इसमें है मुख, यानी कि मुंह, यानी कि यहां से जब हम भोजन खाते हैं सबसे पहला प्रोसेस समझो। एंड जब हम लोग खाते हैं उस वहां से मैं शुरुआत करता हूं, तो यहां मैं मुख से आप लोगों को समझाता हूं, मुख से, ओके। तो पहला ये टॉपिक है मुख, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ समझाता हूं। देखो मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, मतलब अगर मुख है तो उसके द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं। किसी भी मतलब चीज को खाते हैं तो हम सबसे पहले मुख में ले जाते हैं, यानी कि मुंह में ले जाते हैं, माउथ में ले जाते हैं, और हम उस भोजन को अंदर ले जाते हैं। बट मुख में लार नामक ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है ये याद रखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब ग्रंथियां याद रखना। मुख में क्या पाया जाता है, लार नामक ग्रंथि पाई जाती है, जिसमें निकलने वाला लार भोजन को निगलने में सहायता करता है। ये जो लार होता है ये लार नामक ग्रंथि पाया जाता है, और लार जब निकलता है तो भोजन को लुगदी बना देता है, और अगर वो उसको गीला बना देता है, और जब वो गीला बना देता है तो भोजन को पाचन करने में, भोजन को आमाशय तक ले जाने में काफी ज्यादा सरल हो जाता है और इजी प्रोसेस के साथ चला जाता है। तो क्या होता है, मतलब भोजन को निगलने में सहायता करता है। लार में टाइलिन, अब देखो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, एंड ये शर्करा में बदल देता है, और एंजाइम जो है ना वो शर्करा में बदल देता है। तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम को शर्करा में बदल जाता है, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले मुख का प्रोसेस समझ में आया। नोट कर लो भाई, ऐसे आप लोग नोट कर लो, नोट बना लो, थोड़ा मेहनत करो अच्छे से, क्योंकि वैसे आप लोग सफल नहीं होंगे, वैसे आप टॉपर नहीं बन सकते, वैसे आप मेहनत नहीं करोगे तो वैसे आपके मार्क नहीं आने वाले। तो आप थोड़ा मेहनत करो, नोट बनाओ अच्छे अच्छे, उसको हैंड राइटिंग अपना सुधारो, अच्छे से पढ़ो, थोड़ा मन लगाओ, ठीक है। तो यहाँ आपको मुख समझ में आ गया कि मुख द्वारा हम भोजन को ग्रहण करते हैं, और आप थोड़ा सा प्रोसेस समझो कि मुख में लार नामक ग्रंथि पाए जाते हैं बस, और जिसमें निकलने वाला लार, जो लार ग्रंथि से लार निकलता है तो भोजन को निगलने में सहायता करता है, और लार में टाइलिन नामक एंजाइम जो शर्करा में बदल जाता है, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा नीचे आओ फिर मैं आपको समझाता हूं। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट है ग्रासिका, ग्रासिका या ग्रासनली, ठीक है, ये ग्रसनी, यही है ग्रासिका या ग्रासनली या ग्रासनी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं है। देखो निगल दौर, जो आपका निगल दौर होता है से भोजन ग्रसिका में आता है, निगल दौर से भोजन ग्रसिका में आता है। जैसे हम निगलते हैं, भोजन को खाते हैं, निगलते हैं, ठीक है। तो इसमें भोजन का पाचन कुछ नहीं होता, इसमें भोजन का पाचन ही नहीं होता। अब यहाँ बताओ एक रास्ता की तरह है, इसमें क्या भोजन का पाचन होगा, इसमें क्या होता है जो भोजन का पाचन हो जाए, इसमें कौन सा एंजाइम होता है, इसमें क्या चीज होता है जिससे भोजन का पाचन हो जाए, कुछ नहीं होता। एक प्रकार से रास्ता है, और वो एक रास्ता की तरह है, ऐसे नली की तरह है, और वहां से केवल भोजन आता है बस। इसमें ना कुछ पाचन होता है, आपका 0.5% भी पाचन नहीं होता है, ओके। तो इतना याद रखना, ठीक है, पाचन नहीं होता है। ग्रसनली से भोजन अमाशय में पहुंच जाता है, यानी कि यहाँ ग्रसनली से भोजन कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में। अब भाई थोड़ा दिक्कत है, अमाशय, अमाशय मतलब पेट, और ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें अंदर ही पाया जाता है अमाशय के।
ये सारी चीजें अंदर पाया जाता है। तो इसलिए आमाशय कैसे दर्शाया जाए, वो तो आपका बॉडी का बाहर का चीज है, लेकिन ये मैंने अंदर की चीजें केवल बताई है। तो यहां से अब हम लोग आमाशय के बारे में डिस्कस करेंगे, आमाशय के बारे में। ओके, अब आ जाओ आमाशय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो आमाशय ये तीसरा टॉपिक है। कौन सा है? तीसरा टॉपिक। आमाशय क्या है? देखो आमाशय में भोजन आता है, पहले आप मुख से खाते हो, मुख से ग्रसनली या ग्रसिका में आता है, और ग्रसिका से आमाशय में भोजन आता है। पूरा प्रोसेस समझ लो। अगर आपसे कोई पूछे कैसे भोजन खाते हैं, पाचन कैसे होता है, तो आप सब कुछ समझा दो हर एक भाग को। सबसे पहले हम मुख के द्वारा खाते हैं, मुख में लार नामक एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ऐसे में जब हम मुख से खाते हैं तो वो ग्रसिका के द्वारा आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय में क्या होता है आप समझो, आमाशय में भोजन आता है, इसमें जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। कौन सा ग्रंथि पाई जाती है? जठर नामक ग्रंथि पाई जाती है। एंड जठर नामक ग्रंथि से जठर रस निकलता है। अब जब जठर नामक ग्रंथि से जठर रस निकलेगा, जैसे आपका लार नामक ग्रंथि से लार रस निकलता था, वैसे जठर नामक ग्रंथि से कौन सा रस निकलेगा? जठर रस निकलेगा। क्या दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? छोटी छोटी चीजें आपको न याद हो तो बेकार है, आगे चलकर आपको बड़ी बड़ी तैयारियां करना पड़ेगा, तो आप कैसे याद करोगे? ये सब चीजें बहुत ज्यादा छोटी हैं। आप अपने टारगेट को लंबा बनाओ, आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। जठर रस में HCl, पेप्सिन एंड रेनिन पाया जाता है। ये क्या चीजें? HCl क्या होता है? अम्लता को नष्ट करता है। जैसे HCl जो है अम्लीय होता है, पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। ठीक है, अब देखो भाई, ये आपका आमाशय का पूरा प्रोसेस हो गया। अब आपको क्या नहीं समझ में आया वो कमेंट करना। वैसे तो आई होप कि सब समझ में आ गया होगा, और जितना बता रहा हूं ना, अगर उतना लिख दोगे तो 1 नंबर, आधा नंबर भी बोर्ड एग्जाम वाले नहीं काटेंगे, और 7 के 7 नंबर देंगे। तो ऐसे में आप जैसा बता रहा हूं ऐसा लिखो, कोशिश करो लिखने की। आप रफ उठाओ, रफ अपना उठाओ, रफ में कई बार कोशिश करो, पाचन तंत्र बनाओ, पाचन तंत्र के बारे में लिखो, एंड पाचन तंत्र क्या होता है पूरा समझो लिख लिख कर, तब आपको समझ में आएगा, वैसे नहीं समझ में आने वाला है। ओके, अगला टॉपिक है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। देखो छोटी आंत क्या होती है यहां समझो। आमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, आमाशय से भोजन गृहिणी में पहुंचता है, गृहिणी से क्षुद्राणु में आता है। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है। छोटी आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन हो जाता है, भोजन मतलब बिल्कुल पाचन हो जाता है। एंड आंत में भोजन का अत्यधिक पाचन तथा अवशोषण जल तथा भोजन ही बचते हैं, तथा जो अवशोषण जल और भोजन ही बचते हैं। ठीक है, भोजन जो वेस्ट, अवशोषण जल तथा भोजन जो अवशोषण होते हैं वही बचते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपको छोटी आंत के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी है। जैसे यहाँ तक अवशोषण, भोजन का अवशोषण सब कुछ हो जाता है, बहुत कम ही पाचन बचता है पाचन की क्रिया बड़ी आंत के लिए। अब बड़ी आंत की बात आती है तो बड़ी आंत के लिए बहुत कम ही चीज़ें बचती हैं। ओके, तो यहाँ अब आती है बड़ी आंत और गुदा द्वार। गुदा द्वार द्वारा तो जो अपच पदार्थ हैं वो बाहर निकलते हैं। अब बात आती है बड़ी आंत। बड़ी आंत के बारे में मैं छोटा सा समझा देता हूँ। यह आहार नाल का अंतिम भाग है, पूरे नली का ये अंतिम भाग है, मतलब पूरे पाचन तंत्र का ये अंतिम भाग है, और यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। 1.5 मीटर लंबा होता है एंड 4.7 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि चौड़ा होता है और इतना लंबा होता है। ओके, इस भाग में पचे हुए शेष भोजन तथा जल का अवशोषण होता है। इसमें जो शेष छोटे मोटे भोजन या फिर जो जिसका पाचन नहीं हुआ हो तथा जो जल होते हैं उनका पाचन नहीं हुआ हो तो उनका अवशोषण होता है, और जो अपच भोजन को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जो अपच भोजन होते हैं उनको शरीर के बाहर गुदा द्वार के द्वारा निकाल दिया जाता है। तो ये हो गया बड़ी आंत। ओके, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, ये पूरी प्रक्रिया आपको यहीं पर समाप्त कर देनी है। ठीक है, आपको इतनी चीजें समझानी है, फिर आपका सब कुछ समाप्त हो जाएगा, और पाचन तंत्र पूरा डिटेल में इतना ही है। ओके, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा पूरा श्वसन तंत्र के बारे में। ओके, अगर आप लोग इसको देखोगे ना तो पूरा श्वसन तंत्र के बारे में समझ जाओगे, कोई छोटी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको चित्र सहित एंड थोड़ा पार्ट्स, सब कुछ पार्ट्स जितने भी पार्ट्स हैं उन सबको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। हम लोग पूरा टॉपिक को समझने वाले हैं, तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। देखो श्वसन तंत्र पहले आप समझ लो होता क्या है, एंड श्वसन तंत्र का चित्र समझ लो। तो सबसे पहले मैं आपको चित्र समझा दूं या फिर श्वसन तंत्र होता क्या है ये समझा दूं? तो सबसे पहले मैं आपको चित्र समझा देता हूं। ठीक है,
देखो चित्र तो मैंने उतना अच्छा बनाया है लेकिन थोड़ा एलियन टाइप का लग रहा है, तो इसको मैंने ऑलरेडी बना दिया है, बनवा दिया है। तो उसको नहीं देखो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, या फिर आप सर्च कर लो श्वसन तंत्र कैसे बनाए बाय श्रवण लेक्चरर, आपको वो वीडियो हमारा सबसे ऊपर फ्रंट पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझो ये क्या है, यहाँ आपका होता है नासा द्वार। अब भाई थोड़ा इधर उधर हो सकता है क्योंकि थोड़ा चित्र एक जैसा नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो ये है नासा द्वार, हर एक बुक में अलग अलग चित्र होता है, जैसे किसी का दूसरे टाइप का होता है, किसी का दूसरे टाइप का होता है। एंड ये है मुख, यानी कि ये तो आप जानते ही हो, सभी लोग जानते हो क्या है मुख। इसको वैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो मुख गुहा लिख दो, ठीक है। एंड अगला है, अगला कौन सा भाग है वो मैं आपको बता दूं। अगला यहाँ समझो, ये है कंठ। क्या है? कंठ। कंठ, ओके, थोड़ा रुको फिर से लिख दें, कंठ। एंड ये जो आपका है ये चीज, ये जो नली गई है, ये नली है गृहिणी, जो कि पाचन तंत्र में भी पढ़ा होगा, गृहिणी, गृहिणी, ठीक है। एंड ये है, ये जो है ये है डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम, जो सांस लेते समय ऊपर नीचे होता रहता है, डायफ्राम, ठीक है। एंड ये दोनों तो फेफड़ा हैं, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा है। एंड फेफड़ा ये तो इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर, यहाँ जो है ना, इसके अंदर पाया जाता है फुसफुस। क्या पाया जाता है? फुसफुस। इसको मैं लिख दूं, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, फुसफुस, ओके। एंड ये जो हड्डी की टाइप की हैं, पूरा जो ऐसे लाइन से बनी हुई हैं, ये हैं पसलियां। क्या हैं? पसलियां, ओके। आप सभी को याद करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, लेकिन कोई हार्ड नहीं है। अब थोड़ा और समझा दें, देखो। एंड ये तो आपका फेफड़ा है ही, ये दोनों फेफड़ा हैं, तो वैसे मैं एक को दर्शा देता हूँ, फेफड़ा, एक फेफड़ा दर्शा देता हूँ बस, ठीक है। आप दोनों फेफड़ा समझ लो, दायां बायां करके समझ लेना। तो ये आपको समझ में आ गया पूरा पाचन, सॉरी, आपका श्वसन तंत्र का चित्र है। श्वसन तंत्र में आपको इतना ही समझना है चित्र में, एंड सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि चित्र काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ श्वसन तंत्र होता क्या है। अब देखो श्वसन तंत्र होता क्या है ये समझ लो, इधर कर ले। श्वसन तंत्र, देखो श्वसन तंत्र जैविक क्रिया है, जैसे जो श्वसन तंत्र है एक जैविक क्रिया है। जैसे मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, मतलब अगर मनुष्य को जीवित रहना है तो श्वसन की आवश्यकता होगी। जैसे ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सांस के द्वारा ही ऑक्सीजन को लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक है तो उसको बाहर निकालते हैं। और अगर हम सांस ना लें तो कैसे हम इंपॉर्टेंट चीज को अंदर कर पाएंगे और ये जो खराब चीज है उसको बाहर निकाल पाएंगे, तो वो भी काफी दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसे में सांस लेने, अगर जीने के लिए हमें श्वसन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, तथा मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मनुष्य क्या करता है? वातावरण से इस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, यानी कि O2 को ग्रहण करता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को बाहर निकालता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। यही पूरी प्रक्रिया आपका श्वसन कहलाता है। पूरी प्रक्रिया को आप मिला लो तो यही श्वसन हो जाएगा। तो श्वसन में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को, मतलब वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की क्रिया ही श्वसन कहलाता है। लेकिन आप अगर जितना मैंने बताया इतना लिखोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा कि श्वसन तंत्र जैविक क्रिया है, मनुष्य को जीने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है, एंड मनुष्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। यह प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। ठीक है, श्वसन समझ में आ गया, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसलिए आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अब नासिका या नासाद्वार, देखो नासिका या नासाद्वार में क्या है कि चेहरे पर स्थित नाक में दो छिद्र होते हैं। आपने देखा होगा किसी भी नाक को देख लो, किसी भी मनुष्य या फिर किसी चीज का, तो उसमें दो छिद्र होते हैं। मनुष्य के जो नाक होते हैं उसमें दो छिद्र होते हैं, जो चेहरे पर स्थित होती हैं, चेहरे के ऊपर स्थित होती हैं, एंड नाक में दो छिद्र होते हैं, दो छिद्र। एंड होता है नासा गुहा अंदर टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार
खुलता है। मतलब जो इसके अंदर होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी, तो उसमें जो अंदर होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं और खुलता है अंदर। यह मार्ग टाइवाइनल अस्थियों से बना होता है। ओके, ये याद रखना थोड़ा सा, क्योंकि काफी पूछा जा सकता है ये मार्ग किसकी बनी होती हैं। और श्लेष्मिका झिल्ली से ढकी होती हैं, तो ये भी याद रखना किस झिल्ली से ढकी होती हैं, तो आपको याद रखना श्लेष्मिका झिल्ली से ढकी होती हैं, श्लेष्मिक, ठीक है। एंड अगला है श्वास नली। श्वास नली के बारे में समझ लो, जो पूरा श्वास नली होती है, श्वास नली की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है, 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 11 सेंटीमीटर। भाई लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई है, यानी कि लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, तथा व्यास 5 से 2 से 5 या 5 से 2 व्यास होता है। प्रत्येक श्वसनी अपने फेफड़े में चली जाती है, मतलब 2 श्वसनियाँ होती हैं, 2 श्वसनी होती हैं और प्रत्येक श्वसनी अपने फेफड़े में चली जाती हैं, ठीक है। श्वसनी क्या है, मैं दर्शाने को भूल गया लगता है, मैं बता दूं थोड़ा सा। ये जो दोनों हैं, ये जो एक ये, तो ये एक एक फेफड़े में चली गई हैं। देखो यहाँ एक एक फेफड़े को पकड़ लिए, एक ये, ठीक है। तो ये आपका क्या है, श्वसनी है। इसको मैं दर्शा दूं थोड़ा सा, आप लोग समझ लेना। तो ये श्वसनी है, ठीक है। तो यहाँ आपको श्वसनी के बारे में समझ में आ गया। श्वसनी में क्या है, दोनों अपने अपने फेफड़े में चली जाती हैं, तो ये आपको श्वास नाल या फिर श्वसनी कह सकते हो, समझ में आ गया होगा। काफ़ी ज़्यादा इजी है एंड आपको समझ में आ ही गया होगा। एंड अगला देखते हैं इसके भाग। अब देखो कंठ या स्वर तंत्र, मतलब ये कंठ जो होता है ना, किसी किसी का कंठ अच्छा होता है तो उनका जो स्वर होता है बहुत अच्छा होता है। गाना वाना गाते हैं ना, देखे होंगे, तो उनका कंठ जो होता है बहुत सुरीला होता है और तब उनका गाना वाना बहुत सुंदर गाते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए ये कंठ या इसे कहते हैं स्वर तंत्र। स्वर मतलब बोलने वाला, ठीक है। तो स्वर ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी के भीतर भाग में चले जाओ, ठीक है। एंड भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है। जो निगल द्वार होता है जिसके द्वारा हम भोजन को निगलते हैं, उससे पहले एक छिद्र होता है। इसे कंठ द्वार या ग्लोटिस कहते हैं। तो इसे कंठ द्वार या फिर क्या कहते हैं, ग्लोटिस कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है, जैसे ग्लोटिस जो होता है वो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है। जैसे आप समझो, ये जो ग्लोटिस होता है कुछ ऐसे होता है, जिसके ऊपर ढक्कन के टाइप का लगा होता है। जब हम लोग खाना खाते हैं तो ये ग्लोटिस मतलब ये 2 भागों में होता है, तब वो खुल जाता है। जैसे ग्लोटिस जब हम लोग, देखो यहाँ जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो वो बंद हो जाता है, लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो वो खुल जाता है। और ग्लोटिस के स्थान पर यहाँ से ग्रसनली के द्वारा भोजन जाता है, और ग्लोटिस में जैसे जब भोजन को निगलते हैं वो तो बंद हो जाता है, और ग्रसनी के द्वारा भोजन सीधा आमाशय में पहुंच जाता है। एंड अगर जब सांस लेते हैं तो यही ग्लोटिस क्या होता है, खुल जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, कंठ या स्वर्ण तंत्र, ग्रसनी के भीतर भाग में निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है, इसे कंठ द्वार या ग्लोटिस कहते हैं, जो भोजन निगलते समय बंद हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि है फेफड़ा। फेफड़ा में क्या है कि मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है। आपको पता है एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है, अर्थात कुल मिला के देखा जाए तो मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है। और ये फेफड़ा जो होते हैं ना, जैसे मनुष्य की हृदय की संरचना आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, तो आगे पढ़ाया जाएगा। तो देखो मनुष्य के हृदय की संरचना में क्या है कि पहले जो अशुद्ध रुधिर है वो हृदय में आता है, और हृदय से वो फेफड़े में जाता है, और हृदय पंप लगातार करता है, तो वो फेफड़ा जो है ना और हृदय मिलकर उस जो अशुद्ध रुधिर है उससे शुद्ध करते हैं। तो वही यहाँ जो 2 फेफड़ा होता है, 2 फेफड़ा मनुष्य का श्वसनांग है। ये श्वास जो होता है ना, ये अगर 2 फेफड़ा ना हो तो मनुष्य श्वास नहीं ले सकता है। ये दोनों श्वसनांग है, मतलब श्वास लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन, ये 2 फेफड़े, ओके, समझ में आया। श्वसनांग मतलब श्वास के अंग हैं, श्वसन अंग हैं, श्वसन का एक अंग है, एक भाग है, ठीक है। तो फेफड़ा के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाया जाता है। फेफड़ा जो होता है उसके चारों ओर एक पतली झिल्ली पाया जाता है, जो एक दूसरे मतलब चारों ओर से ढका हुआ होता है। तो ये आपको फेफड़ा के बारे में लिखना है। फेफड़ा के बारे में कुछ है नहीं, आप लोग नोट कर लो, जितना मैंने श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ाया है उतना नोट कर लो, क्योंकि भाई अगर आप ऐसा पढ़ोगे तभी आप एक सफल मतलब स्टूडेंट बन सकते हो, टॉपर कर सकते हो, टॉप कर सकते हो। तो ये आपको मनुष्य में 2 फेफड़ा पाया जाता है, 2 फेफड़ा मनुष्य का श्वसनांग है, और फेफड़े के चारों ओर से एक पतली झिल्ली पाई जाती है। तो अब आपको श्वसन क्या है और उनके कई सारे भाग समझ में आ गए होंगे। उत्सर्जन तंत्र,
अगर आप लोग इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो उत्सर्जन तंत्र का प्रोसेस है वो पूरा समझ में आ जाएगा, कोई भी छोटी सी भी दिक्कत नहीं रह जाएगी आपको चित्र और उसके पूरे भाग को। और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए IMP क्वेश्चन हैं। ओके तो भाई आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, एंड अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। देखो हम आपको हर एक भाग अच्छे से पहले समझा दें कि जो आपका उत्सर्जन तंत्र होता है उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले तो ये चीज क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। ओके एंड ये आपका अगला देखो, अगला ये आपका क्या है ये भी पता चल जाएगा, एंड ये आपका एंड ये ओके अभी सब कुछ मैं डिटेल में बताने वाला हूं। अभी मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि अभी मैं पहले इन सब भागों का थोड़ा सा चित्रण कर देता हूं, अभी आप लोगों को बताता हूं क्या क्या चीजें हैं। अब आ जाओ सभी को मैं बताता हूं। देखो पहला तो ये क्या है, ये है वृक्क। क्या है? वृक्क। ओके वृक्क है और समझ में आ गया वृक्क, और ये प्रमुख उत्सर्जी अंग है ये सब, एंड वृक्क आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा, ये है आपका, ये आपका क्या है, ये है अधिवृक्क। क्या है? ऊपर जो टोपी के घस होता है टोपी की तरह अधिवृक्क ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि। ओके एंड अगला ये क्या है, ये जो आपकी नली के टाइप का है, ये आपका जो ये नली है ये है जो मूत्रवाहिनी। क्या है? मूत्रवाहिनी। एंड अगला देखो ये है मूत्राशय, जहां मूत्र इकट्ठा होता है। ओके एंड यहाँ ये है मूत्र मार्ग, जहां से मूत्र बाहर निकलता है, वेस्ट पदार्थ जैसे कह सकते हो। बट ये क्या है, ये है पृष्ठ महाधमनी। पृष्ठ महाधमनी, पृष्ठ महाधमनी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो यहाँ तक ये थे चित्र में पूरा प्रोसेस, जो कि जो चीज़ें थी उसको मैंने बता दिया, क्योंकि इतनी ही चीज़ें हैं एंड इतनी ही चीज़ें आपको जाननी है। तो ये है आपके काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़, एंड आपको ये समझ में भी आ गया होगा। और चित्र मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है बनाने के लिए। अगर आप लोग ये उत्सर्जन तंत्र बनाना नहीं जानते हो ना तो देख लेना, वीडियो बन चुका है ऑलरेडी, या फिर आप सर्च कर लेना, या लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उत्सर्जन तंत्र कैसे बनाई बाय श्रवण लेक्चर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, या फिर लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले समझ लो उत्सर्जन तंत्र आखिर होता क्या है, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, मैं आपको सब कुछ प्रोसेस पूरा समझा देता हूं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, हर एक चीज समझ में आ जाए। देखो उत्सर्जन तंत्र नाम क्या है, उत्सर्जन करना यानी कि वेस्ट पदार्थों को बाहर निकालना। तो यहाँ शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को अनेक अपशिष्ट पदार्थ या वज्र पदार्थ बनते हैं। मतलब जब हम लोग शरीर में विभिन्न उपापचयी क्रिया करते हैं, मतलब कोई भी क्रिया करते हैं, टहलने घूमने या फिर कोई चीज खाते हैं, कोई क्रिया करते हैं अपने शरीर के साथ, तो ऐसे में अपशिष्ट पदार्थ को या वज्र पदार्थ बनते हैं। तो ऐसे में जो अपशिष्ट पदार्थ होती हैं वो बन जाती हैं, फिर जो वज्र पदार्थ जो खराब पदार्थ होती हैं वो बन जाती हैं। तो ये पदार्थ कभी कभी विषैले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विषैले, जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है और कई रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये पदार्थ कभी कभी बहुत ज्यादा विषैले हो जाते हैं। इन्हीं अपशिष्ट या वज्र पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। तो अगर हम इसे शरीर से बाहर ना निकालें तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकता है और इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसीलिए इन्हीं अपशिष्ट वज्र पदार्थ या वेस्ट पदार्थ या आपका जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को, बाहर निकालने की पूरी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। जैसे आपका जो है ना, ये जैसे ये मैंने समझाया पूरा, तो यहाँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब उत्सर्जन में क्या है, आप लोग इसे नोट कर लो, 2 बार याद कर लो अच्छे से मन लगा के, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। तो उत्सर्जन तंत्र आपको समझ में आ गया, कुछ नहीं है, केवल वज्र पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की क्रिया है। छोटा सा टॉपिक है। ओके, अब प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो प्रमुख उत्सर्जी अंग जैसे जिससे द्वारा उत्सर्जन होता है, देखो मानव में वृक्क प्रमुख उत्सर्जी अंग है। सबसे पहले आप वृक्क याद रखना, जो कि एक प्रमुख उत्सर्जी अंग है, वृक्क। ओके एंड यहाँ आप सोच रहे होंगे, यहाँ एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्रमार्ग एंड एक मूत्रमार्ग, मूत्राशय एंड त्वचा एंड फेफड़ा। अब आप लोग सोच रहे होंगे त्वचा कैसे एक उत्सर्जी अंग है? तो त्वचा भी एक उत्सर्जी अंग है जिसके द्वारा अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है। कैसे? तो ये जो पसीना के रूप में निकलता है, पसीना, ठीक है, वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ है। अगर आप उसे बाहर निकालते हो, रनिंग करते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो तो अच्छी बात है, आप उसे करो, क्योंकि वो भी आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट है, अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है।
तो ये है हमारे सबसे पहले उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। उत्सर्जन तंत्र अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो केवल चित्र बना देना है, एंड उत्सर्जन पूछा जाए तो पूरा आप डिटेल में बता देना। 7 नंबर में आए तो आप ये सब बता देना, 4 नंबर में आए तो आप फिर भी पूरा बता देना, क्योंकि 4 नंबर भी काफी ज्यादा बड़े अंक हैं। तो ये आपके हैं प्रमुख उत्सर्जी अंग, और मैं आपको थोड़ा और समझा देता हूँ उत्सर्जन के बारे में। अब देखो उत्सर्जन में, मानव में उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, जो कि एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है, मतलब एक जोड़ा वृक्क जिसे किडनी कहा जाता है, वो पाया जाता है। ओके, अब एक जोड़ा मतलब 2 पाया जाता है, दोनों जो है ना बगल बगल स्थित होते हैं भैया, ठीक है। कोई आए तो ना टेक कर दो। तो एक मूत्रमार्ग पाया जाता है, जिसके द्वारा मूत्र यानी कि वज्र पदार्थ या फिर अपशिष्ट पदार्थ या फिर ये विषैला पदार्थ होता है, इसको बाहर निकाला जाता है। ओके, एंड एक मूत्राशय एंड मूत्रवाहिनी होता है। ओके, वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। वृक्क जो है उदर में रीढ़ की हड्डी जो होती है उनकी दोनों तरफ स्थित होता है, ठीक है। कौन? आपका जो वृक्क होता है, वृक्क रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ स्थित होता है, क्योंकि ये 2 पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ा पाया जाता है, तो दोनों तरफ ये स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद, जब वृक्क होता है उसमें मूत्र बनता है, जो कि बहुत ज्यादा विषैला पदार्थ होता है, तो वो बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में चला जाता है। पूरा प्रोसेस है इसमें। तो वृक्क में जब ये जो मूत्र बनता है तो मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय से बाहर, मतलब मूत्राशय में इकट्ठा हो जाता है, और मूत्राशय में जो है ना ये इकट्ठा हो जाता है, तथा जहां तब तक एकत्रित रहता है जब तक इसे बाहर ना निकाल दिया जाए मूत्रमार्ग के द्वारा, और ये जब तक इकट्ठा रहेगा जब तक हम इसे बाहर ना निकाल दें। तो ऐसे में ये आपका पूरा प्रोसेस हो चुका है, जो कि आपको इतना ही लिखना है पूरा उत्सर्जन तंत्र में। अगर आप थोड़ा और लिखना चाहते हो तो लिख देना, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप इतना लिखोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आपको पूरा उत्सर्जन तंत्र में। अब आप भाई इसमें हो, आपको फुल मार्क दिया जाएगा। ओके, मैंने इसमें मेन पॉइंट लिखे हैं जो आपके लिए मेन है, और पूरा मेन पॉइंट्स मैंने इसमें लिख दिए हैं। तो ऐसे में ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से पूरा उत्सर्जन तंत्र का विवरण दोगे तो आपको फुल मार्क दिया जाएगा, और आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ऐसे में आपको उत्सर्जन तंत्र कुछ इस टाइप से लिखना है। सबसे पहले तो आप उत्सर्जन तंत्र बनाना सीख लो, फिर सारे उत्सर्जन तंत्र के भाग सीख लो, फिर प्रमुख उत्सर्जी अंग। तो ऐसे में आपको 3 चीजें सीखनी है, और पूरा उत्सर्जन तंत्र खत्म हो जाएगा, और कम से कम 10 क्वेश्चन है केवल लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी में, और आपका सारा खत्म हो जाएगा। काफी छोटे छोटे चैप्टर है बायोलॉजी में क्लास 10 में, तो ऐसे में आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा भी दिक्कत मत लो, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग नोट कर लेना, फिर हम लोग अच्छी बात, हम लोग पूरा हृदय की संरचना को समझने वाले हैं, पूरे उसकी जो चित्र है एंड पूरा उनका जो बारे में लिखना है। और अगर आपके ये बोर्ड एग्जाम में आएगा तो काफी लॉन्ग पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में, तो भाई आप लोग जरूर इसे लिख देना जैसा मैं बताने वाला हूं। तो पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आपको चित्र दिखा देता हूं। एक बुक है हमारे पास, मैं बनाने की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन उतना अच्छा बन नहीं रहा था, क्योंकि हमारे पास अभी उतना मतलब प्रोग्राम्स नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूं, बुक से काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर मैं आपको ये सारी चीजें समझाता हूं स्टेप बाय स्टेप जितनी मैंने लिखी हैं, ठीक है पूरा। तो पहले हम आपको चित्र समझा देते हैं, ठीक है। तो चित्र आप लोग समझ लो, यहां एक अच्छा सा है, ठीक है। सबसे पहले आप हृदय बनाना नहीं जानते हो तो आप लोग जान लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हृदय कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब देखो ये हृदय है, इसमें देखो सबसे पहले यहाँ जो है ये महाधमनी की चाप है, एंड ये है लिगामेंटा, या फिर यहाँ देखो ये है अवरोही महाधमनी। ये सब लिखो या ना लिखो, आपको जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिखो, ठीक है। अवरोही महाधमनी, ये है फुसफुस धमनी, बाया अलिंद, एंड ये है बाया परिहृदय धमनी, एंड ये है वृद्ध हृदय सिरा, एंड ये है अंतरा निलय खाच या फिर वाया निलय। आपको इधर दर्शाना है वाया निलय एंड वाया अलिंद एंड फुसफुसीय धमनी एंड महाधमनी की चाप, ये 4 चीजें दर्शाना है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं दर्शाना है, ठीक है। ज्यादा आपको झाम ताम नहीं करना है जितना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इससे ही मैं आपको अच्छे से पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में दिया हुआ है, इसलिए मैं आपको सबसे अच्छे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और आप सबसे अच्छा बेहतर नंबर अचीव कर सकते हो। ये है अवरोही महाधमनी, ठीक है, एंड इधर ये है दाया निलय, एंड ये है निम्न महाधमनी, ये है
दायां हृदय सिरा, यह है परिहृदय खांच, यह है परिहृदय धमनी, दायां अलिंद अवरोही महाशिरा। यह चित्र आप लोग पहले बनाना सीख लेना, फिर इनके पार्ट्स दर्शाना सीख लेना। और अगर आप लोग इसको और डिटेल में समझना चाहते हो तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है हृदय की संरचना, आप लोग देख लेना। हृदय की संरचना बाई शर्मा लेक्चर आपको मिल जाएगा, या फिर बहुत अच्छे से आप लोग इसको चित्र को बनाओ। एंड इसमें से जो आपका 10, अगर इसमें कितने भाग हैं, 15 भाग हैं, तो इसमें से आप केवल 10 भाग दर्शाना सीखो, ना कि आप 5 छोड़ भी सकते हो। 5 ही अगर दर्शाना सीख लोगे ना तो आपका काफी ज्यादा हो जाता है। अब मैं आपको दिखा दूं, आप लोग यहां देखो, ये आपका हो गया पूरा चित्र एंड इसके कितने भाग हैं, ये सारी चीजें आपको कुछ नहीं है। ऊपर आप लोग थोड़ा थोड़ा देखो, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे दर्शा दो, ठीक है। जैसे यहां जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है अवरोही महाधमनी, फुसफुसीय धमनी, बायां अलिंद, बायां परिहृदय धमनी, एंड ये नहीं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अंतरह निलय खांच एंड बायां निलय, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इधर निम्न महाशिरा एंड दायां निलय एंड दायां हृदय सिरा एंड दायां अलिंद एंड अवरोही महाशिरा, ये इतने सारे इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जिसे आप ताम झाम करो। तो ये आपका है पूरा चित्र, और चित्र में आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे बनाना है, कैसे दर्शाना है। बनाना नहीं जानते हो तो मैंने ऑलरेडी बनवा दिया है, आप लोग देख लेना, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं पूरा भाग। देखो बच्चा बर्थडे, देखो यहां आपका हृदय की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखो हार्ट यानी कि दिल। अब देखो इसके बारे में समझो कि इसका काम क्या है, ठीक है। यहां देखो, मनुष्य का हृदय एक कोमल पेशीय अंग है, मतलब मनुष्य का जो हृदय होता है वो कोमल होता है, एंड यह एक मुट्ठी के आकार का होता है। एंड ये इस तरह से मुट्ठी की तरह होता है, अगर आप मुट्ठी अपना बांधो तो उसी की प्रकार से ये आपका हृदय होता है, मुट्ठी की तरह, ठीक है। मुट्ठी आप जानते हो। एंड इसमें 4 कक्षाएं होती हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हृदय में कितनी कक्षाएं होती हैं, हृदय में किसमें बेस्म होते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखना कि हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं, और वो कौन कौन सी कक्षाएं हैं। फर्स्ट, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, अर्थात 2 चीज आप याद रखो, निलय मतलब अलिंद और निलय। अब इसी में दायां बायां लगाकर 4 कर दो, जैसे दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, ठीक है। ये आपके 4 कक्षाएं होती हैं हृदय में, और वो भी मैंने आपको बुक में दिखा दिया है कैसे होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि इसमें 4 कक्षाएं होती हैं। ये दोनों फेफड़े की तरफ डायफ्राम की कुछ बाईं ओर स्थित होती हैं। ये दोनों फेफड़ा आप लोगों ने देखा होगा, जब श्वसन तंत्र में पढ़ा रहा था अभी आगे, तो आप लोगों को देखा होगा कि उसमें दोनों फेफड़े के तरफ डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। एंड हृदय पंप की तरह कार्य करता है, और जो हृदय होता है वो एक पंप की तरह कार्य करता है। पंप, जैसे आप पंप देखे होंगे तो वो पंप की तरह कार्य करता है, यह हमेशा लगातार कार्य करता रहता है। और हृदय जो होता है वो हमेशा लगातार कार्य करता है, मतलब ये रुकता नहीं है। अगर हृदय धड़कना रुक जाए, काम करना रुक जाए, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में ये अपना काम लगातार करते हैं, जब समय पूरा हो जाता है तो खुद ब खुद रुक जाते हैं, ठीक है। अब भाई आगे देखो, यहां सामान्य व्यक्ति का जो हृदय है ना, 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है। अब सोचो 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है, 1 सेकंड में 1 बार से भी ज्यादा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा ये धड़कते हैं, बहुत ज्यादा इनको काम करना पड़ता है, ठीक है। एंड बात धड़कता है हृदय की सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन, मतलब जब हृदय सिकुड़ता है, मतलब जब हृदय अपने आप सिकुड़ जाता है तो इसे प्रकुंचन कहते हैं, तथा फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहते हैं। तो आप ये चीज याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि प्राकुंचन क्या है तो आप बता दो सीधा कि हृदय के सिकुड़ने की अवस्था को प्राकुंचन तथा हृदय के फैलने की अवस्था को अनुशीतलन कहा जाता है। ये आप लोग याद रखना। इसमें 2 टॉपिक बन चुके हैं, एक तो प्राकुंचन एंड एक है अनुशीतलन, ठीक है। इजी भी है, काफी ज्यादा इजी है। एंड अगला है हृदय का कार्य। हृदय का कार्य आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझो इसका कार्य क्या है। देखो, हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके भी जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। मतलब जो हृदय का मेन कार्य होता है वो हृदय का प्रमुख कार्य बिना थके, मतलब थकना नहीं है, एंड जीवन भर शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को पंप करना होता है। मतलब जीवन भर जो शरीर के विभिन्न भाग होते हैं उनको पंप करना होता है, ओके। एंड शरीर के विभिन्न भागों में अशुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। तो जो शरीर के विभिन्न भागों में जो अशुद्ध रुधिर है वो सिराओं के द्वारा पहुंचाया जाता है। 2 होते हैं, तो सिरा होता है, एकदम नहीं होता है, लेकिन सिराओं के द्वारा जो अशुद्ध रुधिर है उसे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, ठीक है।
ठीक है, एंड पहुंचाया जाता है, एंड सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। सिराओं द्वारा जो है ना अशुद्ध रुधिर, जिससे शरीर में जो अशुद्ध रुधिर हैं तो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रुधिर सिराओं द्वारा हृदय में पहुंचाया जाता है। अब जब हृदय में पहुंचाया जाएगा तो वो पंप करेगा, और जब वो पंप करता है तो वो रुधिर को शुद्ध बनाता है। तो जब वो शुद्ध बनाता है तब शुद्ध रुधिर को धमनी द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। सिराओं द्वारा अशुद्ध रुधिर को हृदय में लाया जाता है, और धमनी द्वारा अशुद्ध जो शुद्ध हो जाता है, पंप हो जाता है, उसको पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। अगर अशुद्ध रुधिर को शुद्ध ना किया जाए तो आदमी जो है ना वो रोगग्रस्त हो जाएगा और वो कभी भी अच्छे से स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अब देखो हृदय जो है, हृदय इस अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए फेफड़े में पहुंचाता है। तो फिर हृदय भी अपना काम करता है, आगे पहुंचाता है फेफड़े के पास। अब फेफड़े में पहुंच जाता है, इस कार्य को संपन्न करने के लिए हृदय पल पल धड़कता रहता है। अब इस कार्य को मतलब अशुद्ध रुधिर को शुद्ध करने के लिए, ठीक है, जो अशुद्ध रुधिर हैं उनको शुद्ध करने के लिए हृदय अपना कार्य करता है, लगातार धड़कता रहता है कि जो अशुद्ध रुधिर है वो भी शुद्ध हो जाए एंड मनुष्य स्वस्थ हो जाए, उसको कोई भी रोग ना हो। तो ऐसे में और अभी कार्य बाकी है, उसे देख लेते हैं, फिर आप समझ जाओ। यहां देखो, अब देखो यहां हृदय में धमनी तथा सिरा दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हृदय में कितनी प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं? दो प्रकार की। एक तो मैंने बताया है धमनी एंड दूसरा बताया है क्या? सिरा। तो धमनी तथा सिरा दो प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं, ये तो आपको पता चल गया। एंड अब देखो, अगर ये पता चल गया तो आपको एक बात और समझना है कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है। जो धमनी होता है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, जो पंप हो जाता है। अब पंप होने के बाद धमनी के द्वारा शुद्ध रुधिर शरीर में पहुंचाया जाता है। जब पूरा पंप हो जाता है, फिल्टर जिसे कहते हैं, फिल्टर हो जाता है तब उसे पहुंचाया जाता है। जबकि सिरा में अशुद्ध रुधिर बहता है, और सिरा में जो है ना वो अशुद्ध रुधिर बहता है, पूरे शरीर की जो अशुद्ध रुधिर हैं उनको इकट्ठा करता है बढ़िया से, फिर उसको क्या करता है? हृदय में पहुंचाता है। तो हृदय लगातार पंप करता है, फिर वो फेफड़े में पहुंचाता है। फेफड़ा जो है ना उसको शुद्ध बनाता है, और फेफड़ा कैसे शुद्ध बनाता है? हृदय लगातार पंप करता है, तब वो फेफड़ा शुद्ध बनाता है। ये आपको हृदय की संरचना काफी ज्यादा इजी है, और आपका यहाँ हृदय की संरचना आपको इतना समझना था और काफी ज्यादा इजी है, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा क्योंकि आप लोग इतने इजी टॉपिक को समझ गए होंगे। एंड अगर आप इसे नोट नहीं किए हो तो नोट कर लो, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में हिट हो सकता है, मतलब पूछा जा सकता है। तो आप लोग नोट बना लो एंड हृदय की संरचना को नोट कर लो अच्छे से। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, इन सबको भी नोट कर लो, ओके, ताकि आपको काफी बेटर समझ में आ जाए। तो भाई अब आपको करना क्या है, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ताकि मैं ऐसा ही वीडियो भेजूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लोग इसको सबसे पहले देखकर समझ पाओ। ठीक है, तो ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, बाय।